नमस्कार दोस्तों। तो आज एक हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अध्याय 5। इस अध्याय में क्या करना है, इस अध्याय का शीर्षक क्या है, ये है कि प्रारंभिक आकारों को समझना। तो जितने भी प्रारंभिक आकार होते हैं उनको हम समझेंगे। अभी चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसकी भूमिका हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि अपने आसपास हम जो भी आकार, जो भी शेप या फिर जो भी आकार देखते हैं वे वक्रों या रेखाओं से बने होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वक्र और रेखा। ठीक है, तो वक्र और रेखा के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछला जो अध्याय था उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो फिर से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने परिवेश में कोने, किनारे, तल, खुली वक्र और बंद वक्र देखते हैं। तो खुली वक्र और बंद वक्र भी हमने पढ़ चुका है। ठीक है, हम सब चीज़ पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में से। पिछली मतलब पहले पिछले अध्याय थे इसमें, उसमें हमने बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा है इनके बारे में। ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख सकते हैं उन वीडियोज़ को फिर से। हम इन्हें रेखाखंडों, कोनों, त्रिभुजों, बहुभुजों और वृत्तों में संगठित करते हैं। ठीक है, तो जितने भी वक्र होते हैं, रेखा होते हैं, सबको हम अलग अलग ये में संगठित करते हैं। जैसे कि कोनों में भी, त्रिभुजों में, बहुभुजों में, वृत्तों में। ठीक है, हम पाते हैं कि ये विभिन्न साइज या मापों के होते हैं। तो देखिए अलग अलग साइज और माप के मतलब होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये है इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, अलग अलग साइज है कि नहीं। ठीक है, ये है देखिए एक बहुभुज है, ये और एक बहुभुज है। ठीक है, सबका अलग अलग बहुभुज है। अब क्या पूछता है कि आइए इनकी मापों की तुलना करने की कुछ विधियां विकसित करें। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज दिख रहे हैं दो और ये जो बहुभुज दिख रहे हैं अलग अलग आकार के हैं, तो इनके जो माप हैं उनकी तुलना हम कैसे करेंगे। तो उनकी तुलना करने की कुछ कुछ विधियां हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि रेखाखंडों का मापना, रेखाखंडों को हम कैसे मापेंगे। ठीक है, देखिए जब जब भी एनसीईआरटी बोले हम क्या है कि एनसीईआरटी को एक नोट्स की तरह समझना है। नोट्स का मतलब क्या हुआ कि हम जब भी नोट्स बनाते हैं किसी भी बुक से, तो बुक में बहुत सारे चीज़ रहता है, मतलब बहुत सारे चीज़ दिए गए रहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं तो उनमें से उसको छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, अपने आप समझने के लिए हम लिखते हैं कि किसी भी चीज़ का परिभाषा होता है तो बस छोटा सा हम बना के अपनी भाषा में लिख देते हैं, नोट्स बनाते हैं। एनसीईआरटी में उतना ही दिया हुआ रहता है जितना आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत कुछ दिया हुआ रहता है लेकिन ये मतलब बहुत कम शब्दों में दिया रहता है। ठीक है, तो इसको आप नोट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं एनसीईआरटी को। हमने अनेक बार रेखाखंडों को देखा और खींचा है। ठीक है, पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे, पिछली अध्याय में, कि बहुत सारे रेखाखंड थे, उनको देखे हमने, उनको हमने खींचा। ठीक है, बहुत अलग अलग रेखाखंड होते हैं। एक त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनता है। त्रिभुज जो है 3 रेखाखंडों से बनता है। मान लीजिए त्रिभुज है, इसमें कितना रेखाखंड है, ये वाला एक रेखाखंड, ये एक और ये, तीनों मिला के 3 रेखाखंड हो गया। 3 रेखाखंडों के मिला करके एक त्रिभुज बनता है। और चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से बनता है, तो ये चतुर्भुज हुआ। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि 4 रेखाखंड है। एक हम गिनती अगर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 रेखाखंड हुए किसके, चतुर्भुज के। ठीक है, ठीक है, एक रेखाखंड एक रेखा का एक निश्चित भाग होता है। ठीक है, जो रेखाखंड होता है एक रेखा का निश्चित भाग होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक रेखा है, इस रेखा में एक खंड को ले लीजिए, ये तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये एक रेखाखंड हुआ। ठीक है, तो ये इस रेखा का एक निश्चित भाग हो गया ये रेखा। ठीक है, प्रत्येक रेखाखंड का यह माप एक अद्वितीय संख्या है जो उसकी लंबाई कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो माप होगा, ठीक है, एक संख्या होगा आपके पास, उसी को हम क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। ठीक है, हम इस अवधारणा को रेखाखंडों की तुलना करने में प्रयोग करते हैं। तो हम देखिए जो भी रेखाखंड है उसकी जो लंबाई है, लंबाई के माध्यम से हम दो रेखाओं की तुलना करते हैं। अभी इसको समझिए कि कैसे तुलना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण में दिया हुआ है, 2 रेखा दिया हुआ है। ठीक है, अभी अभी समझते हैं, धीरे 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 सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, 2 रेखाखंडों की तुलना करने के लिए हम उनकी लंबाइयों के बीच एक संबंध ज्ञात करते हैं। ऐसा अनेक विधियों से किया जा सकता है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो 2 रेखाखंड हैं उनके बीच
क्या बोलते हैं, उनकी तुलना करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो उनका जो लंबाई है दो रेखाखंड का, उनके बीच एक क्या करेंगे, संबंध ये करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, संबंध बनाएंगे, तब हम उनकी तुलना करेंगे। अब देखिए कि दो रेखाखंड है, उनकी लंबाई की तुलना करने के लिए, उनके बीच संबंध बनाने के लिए अलग अलग तरीके दिए गए हैं, ठीक है। एक तरीका है मोटा मोटी में हम लोग करते हैं, जैसे कि देख कर का तुलना, देख कर तुलना, मतलब देखते हैं और तुलना कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेखाखंड ये वाला है, ए बी है, और एक सी डी है, ठीक है, ये दो रेखाखंड हुए। हम देख करके बता सकते हैं कि सी डी जो है ए बी से छोटा है, ठीक है, ये तुलना हम कर दिए, ठीक है। दोनों के लंबाई के बीच में संबंध हम क्या बनाया हमने, कि ए बी है बड़ा रेखाखंड है और सी डी छोटा रेखाखंड है उसके, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, केवल आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा उपरोक्त में से कौन सा रेखाखंड बड़ा है, ठीक है। तो इसमें से हम देख लेते हैं ये वाला बड़ा है रेखाखंड, ठीक है। अभी आपको परेशानी होगा, ठीक है, अभी देखिए आपको क्या होता है आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि रेखाखंड ए बी क्या है, बड़ा है, ठीक है, परंतु आप अपने सामान्य निर्णय लेने के बारे में सदैव निश्चित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरणतः निम्नलिखित रेखाखंडों को देखिए आप जो जिसे देख करके हम तुलना कर रहे हैं, तो हमेशा ये सही नहीं हो सकता है, हमेशा हम जो डिसीजन लेते हैं वो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं, अभी हम देखते हैं कि जो ये वाला जो दो रेखाखंड दिया हुआ है, इसमें से दोनों में जो लंबाई का अंतर है बहुत बड़ा है, ठीक है, इतना है कि हम आराम से उसकी तुलना कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कौन वाला बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों रेखाखंड को देखिए, ये रेखाखंड और ये रेखाखंड को देखिए, यहाँ पे आप बता नहीं सकते कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों रेखाखंडों की लंबाइयों का अंतर स्पष्ट नहीं है, अतः हमें तुलना करने की अन्य विधियों की आवश्यकता है। देखिए अभी जब भी हम क्या करते हैं ना, हम तुलना करना शुरू करते हैं तो अलग अलग विधि अप्लाई, अपने विधि का इजाद करते हैं, अलग अलग विधि हम बनाते हैं। अब क्या होता है कि हमें परेशानियां होने लगता है। जैसे कि हमने क्या किया था, सबसे पहला विधि हमारा था कि ठीक है भाई हम देख के तुलना कर लेते हैं, दो रेखाखंड दिया हुआ है तो ठीक है, हम जब तक इस तरह के रेखाखंड हमें मिल रहे थे, एक बड़ा एक छोटा, बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, तब तक हम तुलना कर पा रहे थे। लेकिन हमें परेशानी कब शुरू हुआ, परेशानी शुरू हुआ यहाँ से। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ससरा बराबर दिख रहा है। अब जो दो बराबर दिख रहा है तो अब क्या करेंगे, जो हमारा जो विधि था, हमारा जो तरीका था इनकी तुलना करने की, देख करके तुलना करते थे, वो फेल हो गया। अब हमको दूसरा विधि अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, वास्तव में संलग्न आकृति ए बी और पी क्यू एक ही लंबाई है, ठीक है, वास्तव में इनका लंबाई एक है, ठीक है, यह इतना स्पष्ट नहीं है, ये भी इतना स्पष्ट नहीं है। इसीलिए हमें रेखाखंडों की तुलना करने के लिए और अच्छी विधियों की आवश्यकता है। तो ठीक है, अभी पहला विधि था, फेल हो गया, कहाँ पे फेल हो गया वो दिख गया। अभी और इससे अच्छा विधि का आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, अगला विधि क्या है, अक्ष द्वारा तुलना। जैसे कि ए बी और सी डी दो रेखाखंड दिया हुआ है, ए बी और सी डी की तुलना करने के लिए हम एक अक्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम अक्ष कागज पर सी डी का अक्ष खींचते हैं और इस अक्ष कागज पर बने रेखाखंड को ए बी पर रखते हैं, ठीक है। अक्ष का विधि यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कागज लेना है, ठीक है, उसमें सी डी का अक्ष खींचना है। ये जो सी डी है इसका अक्ष खींचना है, ठीक है, लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे, उसमें इसको रखेंगे, ए बी को रखेंगे, ए बी को उसमें रखेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं दोनों को, ठीक है। तो वहाँ से पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्या अब आप बता सकते हैं कि ए बी और सी डी में कौन सा बड़ा है? यह विधि इस बात पर निर्भर करती है कि हम रेखाखंड का अक्ष कितनी शुद्धता से खींचते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी और रेखाखंड से तुलना करनी हो तो उस अन्य रेखाखंड की भी अक्ष खींचना पड़ेगा। यह कठिन है क्योंकि यह रेखाखंडों की तुलना करनी हो तो आप सदैव रेखाखंड का अक्ष नहीं खींचते रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात क्या है कि ये दूसरा विधि क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि एक पेपर लेंगे और पेपर में क्या करेंगे, इसका अक्ष खींच देंगे, सी डी का अक्ष खींच देंगे, ठीक है, मान लीजिए खींच दिए। अब क्या करेंगे, मान लीजिए सी डी का लंबाई इतना है, अब उसके ऊपर हम ए बी को रखेंगे। मान लीजिए कि ए बी बड़ा है तो कितना बड़ा होगा, ऐसे रखेंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ सी डी है और यहाँ से यहाँ ए बी है और यहाँ से सी डी है, ठीक है। तो यहाँ से देखने से पता चल जाएगा कि ए बी बड़ा है, उदाहरण तरह, ठीक है। लेकिन इसमें परेशानी क्या होगा, अगर बहुत सारा रेखाखंड है
उनको अगर उनकी तुलना करना है तो आपको बार बार सबका अक्स खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सही तरीका, उतना अच्छा कारगर तरीका नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इस पे ये निर्भर करता है कि जो आप अक्स बना रहे हैं कितना शुद्धता की तरह से, शुद्धता से बना रहे हैं, मतलब कितना क्लीन बना रहे हैं, कितना नीट एंड क्लीन बना रहे हैं। और वो आपको जो अक्स बना रहे हैं एकदम बिल्कुल जितना मेजरमेंट होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप पे निर्भर करता है। अगला विधि क्या है, रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना। देखिए इसको डिवाइडर बोलते हैं, इसको रूलर बोलते हैं, ठीक है। आप निजी जिंदगी में आप बहुत इस्तेमाल करते होंगे इसका। क्या आप अपने ज्यामितीय बॉक्स में रखी वस्तुओं को पहचानते हैं? ज्यामितीय बॉक्स एक होता है, ठीक है। एक ज्यामितीय बॉक्स इस तरह का होता है, वो खोलने वाला खुलता है, उसके अंदर ये सब रहता है, ये रहता है, ये रहता है, प्रोटेक्टर रहता है और बहुत अलग अलग चीज़ें रहती है उसमें, ठीक है। पेंसिल भी दिया जाता है, रबर भी दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप पहचानते हैं कि उन्हें मतलब ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त इनमें एक रूलर और एक डिवाइडर भी होता है। देखिए ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत सारे अन्य वस्तुएं होती हैं, उसके अलावा क्या क्या होते हैं, रूलर और डिवाइडर दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि रूलर पर चिन्ह किस प्रकार की अंकित है। रूलर पे जो चिन्ह दिया हुआ किस प्रकार अंकित है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये ये ध्यान देना है, यह 15 बराबर भागों में विभाजित है। यहाँ पे देखिए 0 से शुरू होता है, यहाँ से 15, तो 15 बराबर बराबर भागों में विभाजित किया गया है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से विभाजित किया गया है, ठीक है। प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ये जो भाग है इसका लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। हर एक भाग का लंबाई 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा रूलर की लंबाई कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इनमें से प्रत्येक भाग को आगे उप विभाजित किया गया है। कैसे, इस पर उप विभाजित प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है। देखिए ये जो प्रोटेक्टर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी छोटा छोटा विभाजन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से विभाजित किया गया है, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। अब ये छोटे छोटे भाग होते हैं, उनकी लंबाई क्या है भाई, ठीक है। तो प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 भागों में विभाजित किया गया है। जो प्रत्येक सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर था, ठीक है, इसको 10 उप विभाजित भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का प्रत्येक उप विभाजित भाग 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ जो 1 सेंटीमीटर है उसका छोटा वाला भाग कितना होना चाहिए, 1 मिलीमीटर है। मतलब यहाँ से छोटा छोटा भाग किए ना, 1 मिलीमीटर का लंबाई है उसमें, ठीक है। एक मतलब क्या हुआ कि 10 भागों में विभाजित किया गया है, तो कितना हो गया, 10 मिलीमीटर हो गया। 10 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर को कैसे लिखेंगे। 7.7 सेंटीमीटर का अर्थ क्या है ये समझना होगा आपको। देखिए आगे समझते हैं। मान लीजिए रेखाखंड ए बी की लंबाई मापनी है, रूलर के शून्य चिन्ह को ए पर रखिए। देखिए यहाँ पे है एक रेखाखंड ए बी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेखाखंड क्या है, ए बी एक रेखाखंड है। उसको कहाँ पे रखा गया, ए वाला जो है बिंदु है उसको कहाँ पे रखना है, 0 पे रखना है, और बी को रखना है उसी तरह से बी के सम्मुख चिन्ह को रूलर पर पढ़िए। इससे रेखाखंड ए बी की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि यह लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है। हम इसे लंबाई ए बी इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या केवल 5.8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रतिक्रिया में भी त्रुटि की संभावना रहती है। रूलर की मोटाई के कारण उस पर अंकित चिन्हों को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये एक रेखाखंड था, इसको नापना था, इसको मापना था। तो हमने क्या किया कि एक बिंदु को हमने कहाँ रखा, इसका 0 पे रखा, उसी के आधार पर इसको इस तरह से रख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 5.8 है, इसको लिख सकते हैं 5.8 सेंटीमीटर, या फिर 5 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरह से होगा। तो इसी को हम 5 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर को हम 5.8 लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या त्रुटि हो सकता है, इसमें हो सकता है कि इसका रूलर का मोटाई है, उसके कारण पर अंकित चिन्हों को पढ़ने में कठिनाई है। तो इसमें देखिए रूलर का मोटाई ज़्यादा मोटा होगा, तो इसमें चिन्ह जो दिया गया है, अंकित चिन्ह, ये सब इनको पढ़ने में थोड़ा
कठिनाई हो सकता है हमें, ठीक है। ठीक है, तो स्थिति के कारण त्रुटि, सही माप लेने के लिए हम आँख की स्थिति सही होनी चाहिए, आँख को चिन्ह के ठीक ऊपर रखा जाए, अन्यथा तिरछा देखने पर त्रुटि हो सकती है। तो कैसे मापना है अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया गया इस पिक्चर के माध्यम से। आँख को सीधा ऊपर रखना है, ठीक है, आपकी आँख की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब इसकी अच्छे से हम इसकी माप कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि क्या हम इस समस्या से बच सकते हैं, क्या इससे और कोई अच्छी विधि है। आइए लंबाई मापने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम 2-3 विधि देख लिए, अब डिवाइडर का प्रयोग से हम कैसे लंबाई मापते हैं ये देखना है, ठीक है। डिवाइडर को खोलिए, इसकी एक भुजा को अंत बिंदु को ए पर रखिए और दूसरी भुजा को अंत बिंदु को बी पर रखिए। इस फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए डिवाइडर को रूलर पर इस प्रकार रखिए कि एक अंत बिंदु रूलर के शून्य चिन्ह पर रहे और दूसरे अंत बिंदु सम्मुख चिन्ह को पढ़िए। यही रेखाखंड ए बी की लंबाई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना है, जैसे कि ये डिवाइडर था आपका, ठीक है। तो डिवाइडर को इस तरह से खोलिए, एक बिंदु एक भाग को यहाँ पे रखिए, ए पर रखिए और दूसरे भाग को बी पर रखिए। अब क्या करना है, आपको इस डिवाइडर को उठाना है और यहाँ पे रखना है। किस पे रखना है, रूलर में रखना है। तो रूलर में एक को यहाँ पे 0 पे रखना है, शून्य पे रहना चाहिए, इस तरह से रखना है, और दूसरा इधर रहना चाहिए। अब यहाँ से आप पढ़िए कि रूलर में आपका कितना आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप इसकी लंबाई की मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म होता है ये कि कैसे मापने की विधि क्या क्या थी, ठीक है। तो इस पे एक एक्सरसाइज दिया हुआ है 5.1। अगर आपको बहुत ऊपर वाला सारा चीज़ समझ में आ गया, ये सब सारे चीज़ समझ में आ गए हैं, सारे विधि समझ में आ गए कैसे मापना है, ठीक है, कैसे तुलना करना है, तो आप आराम से ये इसमें जितने मौजूद क्वेश्चन है बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ सवाल दिए हुए हैं कि प्रयास कीजिए, एक पोस्ट कार्ड लीजिए, ठीक है, उपरोक्त तकनीक का प्रयोग करके इसकी 2 आसन भुजाओं को मापिए, ठीक है। पोस्ट कार्ड इस तरह से होता है, छोटा सा होता है, तो इसमें आपकी इसकी भुजाओं को मापना है, ठीक है। कौन से तकनीक का इस्तेमाल करके, ये अभी मापने का विधि दिया गया था, एक ये प्रोटेक्टर का विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूलर का विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्स बना के भी बना सकते हैं। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसानी से बन जाएंगी, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है कि कोई 3 वस्तुएं चुनिए जिनके ऊपरी सिरे सपाट हों, ठीक है। डिवाइडर और रूलर का प्रयोग करते हुए इन ऊपरी सिरों की सभी भुजाओं की मापिए, ठीक है। तो ये दूसरी सवाल है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे कोण, समकोण और ऋजु कोण के बारे में, ठीक है, अगली कक्षा में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।